एम्मा विंटर्स एक ऐसी दुनिया में रहती थी जिसे ज्यादातर लोग सिर्फ चमकदार पत्रिकाओं और टेलीविजन नाटकों में ही देखते थे। उनका घर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक विशाल हवेली थी जो कांच की दीवारों से घिरी हुई थी और मैनिक्योर किए गए बगीचों से घिरी हुई थी। ऐसी जगह जिसे रियल एस्टेट एजेंट एक दुर्लभ रत्न के रूप में वर्णित करते थे। कमरे से कमरे तक फैले संगमरमर के फर्श झूमर सितारों की तरह चमकते थे और महंगी पेंटिंग्स शक्ति और स्वाद की कहानियां सुनाती थीं। लेकिन एम्मा के लिए यह मौन का किला था। अपने दिवंगत पिता के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार साम्राज्य से विरासत में मिली उनकी संपत्ति कभी समस्या नहीं रही। हालांकि इसके साथ जो अकेलापन आया वो था पैसे का मानवीय संबंधों को धुंधला करने का एक अजीब तरीका है। हर मुस्कान जो उसे मिली वो एक एजेंडे के साथ आई। हर हाथ मिलाना सोच समझकर किया गया था। हर बार जब उसने सुना तो उसने जो भी और #39 आई लव यू और #39 कहा, वो सब कुछ अभ्यास करके किया गया था। उसका आखिरी रिश्ता उसी तरह खत्म हो गया था जैसे दूसरे लोग मीठे शब्दों में खत्म हुए थे। सितारों के नीचे लंबी सैर और हमेशा के लिए वादे, जब तक कि जिस आदमी पर उसने भरोसा किया था उसने अपना असली चेहरा नहीं दिखाया। पॉलिश किए हुए सूट में एक सोने की खुदाई करने वाला। जब वो चला गया तो एम्मा अपनी हवेली में अकेली खड़ी थी, जो धन से घिरी हुई थी लेकिन गर्मजोशी से खाली थी। उन विशाल दीवारों के अंदर की खामोशी शहर के बाहर के यातायात से ज्यादा तेज थी। एक बरसात की दोपहर जब शहर के क्षितिज पर तूफानी बादल छाए हुए थे, एम्मा ने खुद को एक स्थानीय पशु आश्रय की वेबसाइट ब्राउज करते हुए पाया। ये धन या स्थिति नहीं थी जो उन डिजिटल पृष्ठों को भरती थी। ये कुछ सरल था, ईमानदारी से। कुत्ते उसकी कंप्यूटर स्क्रीन से बड़ी बड़ी विनती भरी आंखों से घूर रहे थे, जिन्हें बैंक खातों या डिजाइनर कपड़ों की परवाह नहीं थी। अगले दिन एम्मा अपनी शानदार काली मर्सिडीज को आश्रय में ले गई। उसकी उपस्थिति किसी की नजर से नहीं बची। स्टाफ ने उसे अखबारों की सुर्खियों और चैरिटी समारोहों से पहचाना। लेकिन एम्मा वहां ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं थी। वो चुपचाप केनेल की पंक्तियों में घूमती रही और भौंकने वाले कुत्तों के पीछे से गुजरी जो उसकी नजरों के लिए शोर मचा रहे थे। और फिर उसने उसे देखा। एक गोल्डन रिट्रीवर अपने बाड़े के दूर छोर पर शांति से बैठा था। कोई भौंकना नहीं, कोई हताश उछल कूद नहीं, बस दो भावपूर्ण बुद्धिमान आंखें उसे देख रही थीं, जैसे कि वो पहले से ही उसकी कहानी समझ गया हो। उसका नाम बडी था। आश्रय के स्वयंसेवक ने बताया कि बडी को शहर के बाहरी इलाके में परित्यक्त लेकिन अजीब तरह से शांत घूमते हुए पाया गया था। जब एम्मा केनेल के पास घुटनों के बल बैठी, बडी खड़ा हुआ और धीरे से सलाखों के सहारे अपना सिर टिकाते हुए आगे बढ़ा, जैसे कि उसे वो एक चीज दे रहा हो जिसे उसके लाखों लोग बिना शर्त प्यार के खरीद नहीं सकते। निर्णय तुरंत लिया गया। बडी सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वो कई सालों में मिला पहला ईमानदार इंसान था। जिस दिन बडी हवेली में आया उस दिन जिंदगी बदल गई। अब एम्मा भव्य 10 सीटर डाइनिंग टेबल पर अकेले खाना नहीं खाती थी। अब बडी अपना सिर उसके पैरों पर टिकाता था, जबकि वो संगमरमर की रसोई में कॉफी पीती थी। सुबह का सूरज जो कभी फ्लो से छत तक की खिड़कियों से आने पर ठंडा लगता था, अब बडी के उसके बगल में बैठने पर थोड़ा गर्म हो जाता था। कर्मचारी उसे बहुत पसंद करते थे। जिस बगीचे को पूरी तरह से साफ सुथरा करके चमकाया गया था, अब उस पर उसके खुशनुमा पंजों के निशान थे। गेट पर मौजूद गार्ड ने मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत किया और पहली बार एम्मा का घर घर जैसा लगा। बडी की वफादारी शांत लेकिन गहरी थी। अपने सबसे बुरे दिनों में, जब वो अकेली होती थी और जब उसे अपनी दौलत का बोझ आशीर्वाद से ज्यादा अभिशाप जैसा लगता था, तो वो मखमली सोफे पर उसके बगल में लेट जाता था और अपना सिर उसकी गोद में टिका लेता था, जैसे कि वो उसके दिल की दरारों को महसूस कर सकता हो और उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहा हो। पहली बार एम्मा को यह विश्वास होने लगा कि खुशी वापस आ सकती है, भले ही वो वैसी न हो जैसी उसने कल्पना की थी। यह एक ठंडी शरद ऋतु की दोपहर थी जब एम्मा अपनी सामान्य विलासिता से अलग कुछ पाने की चाह में बडी को शहर के पुराने हिस्से में स्थित विचित्र कॉफी शॉप में ले जाने का फैसला करती है। उसे वहां अच्छा लगता था। कोई भी डिजाइनर लेबल या ट्रस्ट फंड की परवाह नहीं करता था, बस साधारण कॉफी और शांत मुस्कान। यही उसकी मुलाकात डैनियल से हुई। लंबा बेदाग कपड़े पहने लेकिन एक सहज आकर्षण वाला डैनियल दूसरों की तरह उससे संपर्क नहीं करता था। वो न तो बहुत ज्यादा चापलूसी कर रहा था और न ही उसे उसकी दौलत में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। उनकी बातचीत दो ऐसे लोगों की तरह सहज थी जिन्हें एक दूसरे को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं थी। एम्मा को कई महीनों में पहली बार एक व्यक्ति के रूप में देखा गया, न कि बैंक खाते के रूप में। लेकिन बडी ने उसके साथ सहजता साझा नहीं की।
जब डैनियल गोल्डन रिट्रीवर का अभिवादन करने के लिए नीचे झुका तो बडी अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसकी गर्म आंखें उस आदमी के चेहरे पर टिकी हुई थी। उसकी पूंछ अभी भी थोड़ी पीछे थी। कोई गुर्राहट नहीं थी, कोई भौंक नहीं था, केवल एक शांत तनाव था जिसे एम्मा ने अपनी नाजुक उम्मीद के पल में अनदेखा करना चुना। आखिरकार सबसे अच्छे कुत्तों को भी अजनबियों से घुलने मिलने में समय लगता है न? दिन हफ्तों में बदल गए और डैनियल सिर्फ एक कॉफी शॉप के परिचित से कहीं बढ़कर बन गया। वो एम्मा को हर सुबह मैसेज करता, हर रात उसे कॉल करता और उसके अकेले दिनों को गर्मजोशी भरे शब्दों और विचारशील इशारों से भर देता। वो आदमी एकदम सही लग रहा था, विनम्र, अच्छा बोलने वाला, महत्वाकांक्षी लेकिन विनम्र। जब वे डिनर के लिए मिले तो उसने एक बार भी उसकी संपत्ति के बारे में नहीं पूछा। वो उसकी हवेली या सामने खड़ी विदेशी कारों को नहीं देखता था। उसे महंगे रेस्तरां या उसके पहने हुए डिजाइनर कपड़ों से कोई परेशानी नहीं थी। अगर कुछ था तो उसका संयम और उसकी किस्मत में उसकी उदासीनता ही उसे सबसे ज्यादा आकर्षित करती थी। लेकिन बडी को आकर्षित नहीं किया गया। हर बार जब डैनियल आता तो बडी का सुनहरा शरीर सख्त हो जाता। उसकी आंखें हमेशा की तरह कोमल होती और वो उस आदमी का अडिग ध्यान केंद्रित करके पीछा करती। जब डैनियल उसे सहलाने के लिए आगे बढ़ता तो बडी चुपचाप बैठा रहता, मानो चुपचाप स्नेह को अस्वीकार कर रहा हो। पहले तो एम्मा ने इसे हंसी में उड़ा दिया। ईर्ष्यालु हो न बडी, चिढ़ाओ, लेकिन कुत्ते के अंदर गहरे में शांत प्रतिरोध छाया की तरह बना रहा। डैनियल जानता था कि एम्मा को कैसे खास महसूस कराना है। वो चौकस, सहज और सहज रोमांटिक था। चाहे वो उसके हैंडबैग में डाले गए हस्तलिखित नोट हों या ग्रामीण इलाकों में सरप्राइज वीकेंड ड्राइव, डैनियल ने एक महिला को प्यार में डालने की कला का अध्ययन किया था। एम्मा ने वर्षों से ऐसा महसूस नहीं किया था। पहली बार हवेली पुराने दिल टूटने के संग्रहालय के बजाय नई शुरुआत के लिए एक मंच की तरह लगी। उसके कर्मचारी, हालांकि पेशेवर बने रहने के लिए प्रशिक्षित थे, हॉल में उसके जीवन में आकर्षक नए आदमी के बारे में फुसफुसाते रहे। सोशलाइट दोस्तों के उसके आंतरिक घेरे में ब्रंच के दौरान डैनियल के रूप और करिश्मे की प्रशंसा की जाती थी। उनके लिए वो एम्मा के लंबे समय से चले आ रहे अकेलेपन का जवाब था। लेकिन बडी, उसकी वफादार छाया, आश्वस्त नहीं थी। जब भी डैनियल आसपास होता, उसका व्यवहार दूर हो जाता। वो उससे मिलने वाले उपहारों को लेने से मना कर देता। जब डैनियल उसके साथ होता तो वो टहलने से बचता। अपने सामान्य आरामदायक कोने के बजाय बेडरूम के दरवाजे के पास सोया। ये दुश्मनी नहीं थी, ये कुछ हद तक संदेह था। एक शाम एम्मा ने डैनियल को अपने घर में डिनर के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे डूबा, भव्य डाइनिंग रूम मोमबत्ती की रोशनी और मधुर शास्त्रीय संगीत से भर गया। रात एकदम सही थी। डैनियल ने अपने हास्य से कर्मचारियों को मंत्रमुग्ध कर दिया और एम्मा को शराब पिलाई और उसे ऐसे देखा जैसे वो दुनिया की एकमात्र महिला हो। लेकिन बडी ने उसका साथ नहीं छोड़ा। डिनर के बाद डैनियल बगीचे में फोन करने के लिए चला गया। एम्मा उत्सुक और शराब के नशे में धुत होकर कुछ दूरी पर पीछे पीछे चली गई। बार के पीछे छुपकर उसने उसे देखा। उसकी आवाज धीमी थी और उसके शब्द तीखे थे। वो किसी बिजनेस पार्टनर से बात नहीं कर रहा था जैसा कि उसने दावा किया था। उसका लहजा गणनापूर्ण था, ठंडा। लेकिन जब उसने पलटकर उसे देखा तो उसका चेहरा गर्म और क्षमा प्रार्थी हो गया। मेरी बहन, उसने आसानी से झूठ बोला। पारिवारिक ड्रामा। एम्मा का दिल उम्मीद से नर्म हो गया और उसने जवाब स्वीकार कर लिया। आंगन से देख रहे बडी ने नहीं किया। उसके बाद के दिन और भी मधुर होते गए। डैनियल ने भविष्य के बारे में बात करना शुरू कर दिया। विदेश यात्राओं के बारे में, घर में रहने के बारे में, शादी के बारे में। उसने कभी दबाव नहीं बनाया, हमेशा धैर्यवान रहा, एक आदर्श सज्जन। प्यार के विचार से नशे में धुत एम्मा ने आखिरकार उसे पा लिया और खुद को फिर से सपने देखने की अनुमति दी। लेकिन बडी की प्रवृत्ति केवल तेज होती गई। जब भी डैनियल हवेली में प्रवेश करता तो वो सीढ़ियों के ऊपर खड़ा होकर देखता। उसकी दुम नीचे रहती और वो चौकन्ना रहता। वो एम्मा के पास से जाने से मना कर देता, यहाँ तक कि हर रात उसके बिस्तर के पैर के पास सोता, मानो वो उसे देख रहा हो। एक दोपहर डैनियल ने एम्मा का हाथ पकड़ा और उसे फुसफुसाते हुए कहा कि साथ में जीवन बनाने के बारे में। बडी ने एक धीमी, लगभग अश्रव्य गरजना की जो एम्मा ने कभी सुनी थी। उसने उसे धीरे से डांटा। लेकिन उस रात जब वो बिस्तर पर लेटी थी तो डैनियल के मीठे शब्दों से ज्यादा उसकी याद में गरजना गूंज रही थी। हफ्ते बीतते गए जैसे प्रेम कहानी के पन्ने। एम्मा सोचती थी कि वो कभी नहीं जी पाएगी। डैनियल उसके जीवन का अभिन्न अंग बन गया था।
उसकी उपस्थिति, उसकी आवाज, यहाँ तक कि उसकी खुशबू भी उसके लिए उतनी ही जानी पहचानी थी जितनी उसके बगीचे के गुलाब। वो उसके दोस्तों से मिला, उसके व्यापारिक सहयोगियों को आकर्षित किया और यहाँ तक कि उसकी संपत्ति के बारे में निर्णय लेने में उसकी मदद करने लगा। एम्मा ने पाया कि हर बीतते दिन के साथ वो उस पर और ज्यादा भरोसा करने लगी थी। वो साझा सपनों के बारे में बात करने लगी और यहाँ तक कि अपनी वसीयत को फिर से लिखने की संभावना पर भी संकेत दिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वो उसके भविष्य का हिस्सा होगा। लेकिन जब उसके आसपास की दुनिया रोमांटिक आनंद से जगमगा रही थी, बडी अभी भी शांत और सतर्क था, लेकिन कभी भी सहज नहीं था। एम्मा के लिए उसका प्यार आकर्षण या चापलूसी से पैदा नहीं हुआ था, यह वफादारी से बना था और उस वफादारी ने उसे सतर्क रखा। एम्मा के दिल के सुनने से बहुत पहले ही उसकी सहज प्रवृत्ति ने सच्चाई को फुसफुसा दिया। एक बरसात की सुबह एम्मा ने एक चैरिटी समारोह के लिए तैयारी की। डैनियल ने रात को वैसे ही रुका था जैसे वो अब अक्सर करता था और जब एम्मा ऊपर कपड़े पहन रही थी, बडी बगीचे में घूम रहा था। उसकी तीखी नाक ने एक विदेशी लेकिन जानी पहचानी खुशबू को पकड़ा। गुलाब की झाड़ी के नीचे आधा दबा हुआ बडी ने एक चमड़े का दस्ताना निकाला। डैनियल का दस्ताना, अंदर अस्तर में एक कागज का टुकड़ा छिपा हुआ था, एक पता और एक नंबर। यह एम्मा की लिखावट नहीं थी, न ही यह किसी साझा मित्र या व्यावसायिक सहयोगी का नंबर था। जब डैनियल ने आंगन से बडी का नाम मधुरता से पुकारा तो गोल्डन रिट्रीवर ने दस्ताने को पत्तों के ढेर के नीचे दबा दिया। कान पीछे की ओर झुके हुए थे और उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। उसे कुछ महत्वपूर्ण मिल गया था, लेकिन वो उसे उस तरह नहीं बता सकता था जैसे मनुष्य बता सकते हैं। उसके पास केवल एक हथियार था, सतर्कता। उस शाम एम्मा ने बडी को ड्राइववे पर आंखें गड़ाए हुए बड़ी खिड़की के पास बैठे देखा। जब डैनियल आया तो कुत्ते की दुम स्थिर थी और उसका शरीर ड्यूटी पर तैनात सैनिक की तरह खड़ा था। डैनियल ने अपने हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए उस मधुर स्वर में फुसफुसाते हुए कहा, अरे दोस्त, इधर आओ बेटा। लेकिन बडी नहीं हिला। उसकी अंबर आंखें दृढ़, ठंडी और अधिक सतर्कता से भरी रहीं। एम्मा अपने रोमांटिक दिवा स्वप्नों में लिपटी हुई इसे ईर्ष्या के रूप में देखती है। तुम्हें उसे जीतना होगा, उसने मजाक में कहा, लेकिन अंदर ही अंदर बेचैनी की एक किरण उसके दिल में रेंग रही थी। एक कुत्ते के लिए जो बिना शर्त प्यार करता है, बडी एक अपवाद बना रहा था। क्यों? एक शाम एम्मा के लंबे समय के वकील मी विटमोर, एक ऐसे व्यक्ति जो ओक डेस्क के पीछे काम करता था, उसकी उम्र और तेज तर्रारता के कारण उसके अगले व्यवसाय अधिग्रहण के लिए कागजी कार्रवाई देने के लिए हवेली में आया। शराब के एक गिलास के साथ एम्मा ने लापरवाही से डैनियल का नाम लिया। विटमोर की विनम्र मुस्कान बस एक सेकंड के लिए फीकी पड़ गई। डैनियल, उसका अंतिम नाम क्या है? उसने हल्के से पूछा। एम्मा ने बिना किसी संदेह के उत्तर दिया। अगली सुबह विटमोर ने उसे फोन किया। उसकी आवाज सावधान लेकिन दृढ़ थी। एम्मा, मैं आपकी अनुमति से श्री डैनियल की पृष्ठभूमि की जांच करना चाहता हूँ। एम्मा ने इसे हंसकर टाल दिया। उसने उत्तर दिया कि तुम पागल हो रहे हो। लेकिन कॉल के दौरान उसके पैरों पर लेटे हुए बडी ने अपना सिर तेजी से उठाया जैसे कि वो हर शब्द को समझ रहा हो। उस रात एम्मा मखमली सोफे पर बैठी थी और दीवारों पर चिमनी की चमक टिमटिमा रही थी। डैनियल ने अपने हाथों को उसके कंधों पर टिकाया और अपने शब्दों से भविष्य की तस्वीर बनाई। टस्कनी में पेरिस विला की यात्राएं, भूमध्य सागर में निजी नौकाएं। लेकिन बडी कालीन पर लेटा हुआ आग की ओर नहीं बल्कि उसके बगल में बैठे आदमी को देख रहा था। उसकी शांति नींद से नहीं थी। यह एक प्राणी की शांति थी जो अपने अगले कदम की गणना कर रहा था और महसूस कर रहा था कि उसके चारों ओर की गर्मी नकली थी। एम्मा के बगल में बैठा आदमी एक शिकारी था जो प्रेमी की पोशाक पहने हुए था। एम्मा डैनियल के ऊपर झुक गई और उसकी गहरी आवाज और कोमल स्पर्श से शांत हो गई। लेकिन उसके सीने में कुछ छोटी सी बेचैनी ने उसे जगा दिया, जिसे वो नाम नहीं दे सकती थी। ऐसी बेचैनी जो तब और बढ़ जाती है जब कमरे में सन्नाटा छा जाता है। और बडी उसके मूक रक्षक को जानता था। तूफान अभी तक नहीं आया था, लेकिन हवा बदल गई थी। एम्मा को विश्वास था कि वो आखिरकार अकेलेपन से बाहर निकल गई थी। डैनियल वो सब कुछ था जो वो सोचती थी कि वो चाहती थी, चौकस, धैर्यवान और हद से ज्यादा आकर्षक। उसकी दुनिया जो कभी खाली थी, अब वादों से खिल रही थी। हवेली अब खामोशी से नहीं गूंजती थी, ये हंसी के कदमों और मधुर संगीत से गूंजती थी। लेकिन इस सिम्फनी के बीच बडी के दिल की एक धड़कन बेसुरी रह गई। वो हमेशा की तरह खामोश देखता रहा, लेकिन ज्यादा करीब और ज्यादा बेचैन। एम्मा की दौलत उसके लिए कभी मायने नहीं रखती थी।
वो उसकी दुनिया थी और डैनियल की मौजूदगी सालों में पहली चीज थी जिसने कुत्ते के शांत स्वभाव को अस्थिर कर दिया था। संकेत सूक्ष्म थे। देर रात कॉल जब डैनियल को लगा कि एम्मा सो रही है, रहस्यमयी पैकेज उसके बजाय उसके पास पहुंचाए गए और उसके व्यक्तिगत सवालों के विनम्र लेकिन टालमटोल वाले जवाब। लेकिन प्यार एक शक्तिशाली कोहरा है और एम्मा अभी भी इसे नहीं देख पाई थी। एक शांत दोपहर एम्मा को उसके वकील मिस्टर विटमोर का फोन आया। उनकी आवाज धीमी लेकिन गंभीर थी। एम्मा, मैंने बैकग्राउंड चेक किया, मुझे तुमसे व्यक्तिगत रूप से मिलना है। उसका दिल लड़खड़ा गया। डैनियल के साथ वो जो आदर्श दुनिया बना रही थी, वो अचानक उसके पैरों के नीचे कांच की तरह लगने लगी। उस शाम बडी उसके बगल में बैठा था जब उसने विटमोर का लिफाफा खोला। डैनियल का नाम पृष्ठ के शीर्ष पर था, लेकिन उसके पीछे का आदमी वो नहीं था जिसे वो जानती थी। कई उपनाम, दूसरे राज्य में बैंक धोखाधड़ी, धनी महिलाओं की एक श्रृंखला। दिल टूटा और पैसे के बिना रह गई। लिफाफे में कागज को मोड़ते समय उसके हाथ कांप रहे थे। बडी ने अपना सिर उसकी गोद में रख दिया और उसकी गर्म आंखें उसकी आंखों से टकराने लगी, जैसे कि कह रही हो, मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की थी। एम्मा ने डैनियल से तुरंत कुछ नहीं कहा। उसे एक दस्तावेज से परे सबूत की जरूरत थी। उसे खुद ही ये देखने की जरूरत थी, इसलिए उसने साथ दिया। वो मुस्कुराई, वो हंसी, उसने उसे अपनी शराब पिलाने दी। लेकिन उसने नई आंखों से देखना भी शुरू कर दिया। उसके चिकने बहाने, उसकी गणना की गई रुकावटें, जिस तरह से वो भविष्य के बारे में सोचते समय उसकी ओर देखने से बचता था। एक बरसात की रात को अंतिम दरार आई। डैनियल एक व्यावसायिक कॉल के लिए बाहर निकला। एम्मा, दिल की धड़कन चुपचाप उसके पीछे चली गई। आंगन के संगमरमर के स्तंभों के पीछे छुपकर उसने उसे फोन पर बात करते हुए सुना। बहन को नहीं, दोस्त को नहीं, लेकिन साथी को। वो लगभग तैयार है। मुझे 2 हफ्ते और 2 और हिसाब किताब खुल जाएगा। ये शब्द किसी भी वार से ज्यादा जोरदार थे। वो जिस आदमी को प्यार का दूसरा मौका समझती थी, वो एक शिकारी के अलावा कुछ नहीं था। एम्मा लिविंग रूम में लौटी। उसका चेहरा पीला और भाव भंगिमाएं दूर थीं। बडी ने उसकी हरकत को भांपते हुए उठकर अपनी थोड़ी उसकी गोद में रख दी। उसने बिना आवाज के कहा, तुम सही थी। अगली सुबह उसने सावधानी से बाहर निकलने की योजना बनाई, लेकिन डैनियल ने हमेशा की तरह उसकी ठंडक को भांप लिया और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आगे बढ़ा। उसने एक वीकेंड गेट आउट का सुझाव दिया, कुछ ऐसा जो अचानक हो। बडी उसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देगा। जब डैनियल ने पैकिंग से पहले उसे अलविदा चूमने के लिए झुका, तो गोल्डन रिट्रीवर उनके बीच आ गया। उसकी पूंछ अकड़ गई और आंखें उस आदमी पर टिकी रहीं। बडी के गले से एक धीमी, जानबूझकर की गई गरजना निकली। ये ईर्ष्या नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। एम्मा द्वारा डैनियल की वीकेंड एस्केप योजना में शामिल होने से इनकार करने से उसका संदेह बढ़ गया। उस रात वो बिना बताए वापस लौटा। उसका व्यवहार अलग था। कोई फूल नहीं, कोई मुस्कान नहीं। उसकी आवाज तीखी थी। उसका आकर्षण गायब हो गया था। तुम विटमोर से बात कर रहे थे, है ना? उसने सपाट लहजे में पूछा। एम्मा दृढ़ रही। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो जवाब दे पाती, बडी आगे बढ़ गया और उनके बीच खड़ा हो गया। पहली बार डैनियल ने कुत्ते को एक पालतू जानवर से ज्यादा देखा। उसने एक प्रतिद्वंद्वी को देखा। वो पल लंबे समय तक तनावपूर्ण बिजली की तरह खींचा, और उस पल में एम्मा को पता चला कि सच्चाई अब कोई फुसफुसाहट नहीं थी। यह वही था, 4 पैरों पर खड़ा होकर उसकी सुरक्षा के लिए गुर्रा रहा था। मुखौटा टूट गया था और बडी डैनियल को उसे चोट पहुंचाने नहीं देना चाहता था। डैनियल के टकराव के बाद के दिन शांत प्रतिबिंब के क्षणों से भरे तनावपूर्ण थे। एम्मा ने एक बार उसकी मिठास, उसके आकर्षण और जिस तरह से उसने उसके जीवन में घुसपैठ की थी, उस पर विश्वास किया था। लेकिन अब वो उस सच्चाई को अनदेखा नहीं कर सकती थी जिसे बडी हमेशा से जानता था। डैनियल वास्तव में कौन था, इसकी वास्तविकता हर गुजरते पल के साथ स्पष्ट होती जा रही थी। हमेशा चुप रहने वाले प्रेरी बडी ने एम्मा का साथ कभी नहीं छोड़ा। उसकी आंखें हमेशा किसी भी खतरे के संकेत की तलाश में सतर्क रहती थीं। एम्मा ने हमेशा सोचा था कि उसकी संपत्ति, उसकी स्थिति और उसका आदर्श जीवन उसे सबसे बुरे लोगों से बचाएगा। लेकिन वो गलत थी। अब जब धोखे का बोझ एम्मा पर हावी हो गया तो उसे समझ में आ गया कि बडी ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने डैनियल के सावधानीपूर्वक बनाए गए मुखौटे को सही से देखा था। एम्मा बिना किसी योजना के फिर से डैनियल का सामना नहीं करना चाहती थी। उसे चाहिए था कि वो खुद को पूरी तरह से उजागर करे। वो अपनी भावनाओं को अब अपने निर्णय पर हावी नहीं होने दे सकती थी। उसकी दौलत और दिल ऐसे खिलौने नहीं थे जिनसे खेला जा सके।
उन्हें उसकी रक्षा करनी थी। विटमोर की पृष्ठभूमि की जांच के साथ और यह बेचैन करने वाली भावना कि उसे देखा जा रहा है, एम्मा ने पर्दे के पीछे चुपचाप काम करना शुरू कर दिया। उसने अपने सबसे करीबी विश्वासपात्रों से मदद मांगी। उसने व्यावसायिक बैठकों को फिर से व्यवस्थित किया और ऐसे फोन कॉल किए जिन्हें वो नहीं करना चाहती थी। पहला कदम सरल था, डैनियल को यह विश्वास दिलाना कि सब कुछ सामान्य है। उसे ये सोचने देना था कि उसका आकर्षण काम कर गया है और वो अभी भी बागडोर संभाले हुए है। लेकिन बडी हमेशा उसके साथ था और उसे कभी भी छिपे हुए असली खतरे को भूलने नहीं दिया। एम्मा ने जो योजना बनाई थी उसका उद्देश्य सिर्फ डैनियल को झूठ बोलते हुए पकड़ना नहीं था, ये स्थिति को बदलना था। वो जानती थी कि वो उसे झूठ खिला रहा था, लेकिन क्या होगा अगर वो उसे किसी और को झूठ खिलाने के लिए मजबूर कर सके। एम्मा को उसके अहंकार का इस्तेमाल उसके खिलाफ करना पड़ा। डैनियल को लगा कि वो जीत गया है। उसने सोचा कि वो एम्मा को अपने नियंत्रण में रख सकता है, लेकिन अब एम्मा ही तार खींचेगी। हमेशा वफादार और चतुर साथी बडी ही मुख्य होगा। वो जानती थी कि डैनियल बडी की उपस्थिति से असहज था। कुत्ते की सतर्कता और उसके प्रति ठंडे व्यवहार ने डैनियल को परेशान कर दिया। जितना अधिक एम्मा डैनियल को दिखाती थी कि वो उस पर कितना भरोसा करती है, उतना ही डैनियल अपनी सतर्कता कम कर देता था। बडी हमेशा योजना में उसका मूक भागीदार होगा, हमेशा देखता रहेगा और हमेशा गणना करेगा। एम्मा ने डैनियल को फिर से रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। हवेली पहले की तरह ही भव्य थी। मेज पर मोमबत्तियां टिमटिमा रही थी, चांदी के बर्तन नर्म रोशनी में चमक रहे थे। रात में सामान्यता का एकदम सही माहौल था। एम्मा ने उसका अभिवादन करते हुए मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक ठंडक थी जिसे डैनियल पूरी तरह से समझ नहीं पाया। हालांकि बडी मूर्ख नहीं था। उसने डैनियल को इतनी तीव्रता से देखा कि केवल एक कुत्ता ही समझ सकता था। उसकी निगाहें बिना पलक झपकाए स्थिर थीं। रात के खाने के दौरान एम्मा ने एक निवेश का जिक्र किया जो वो एक बड़ी संपत्ति खरीदने वाली थी। उसने जमीन, विकास के अवसरों और इसके लिए आवश्यक पूंजी की मात्रा के बारे में बात की। उसने सहजता से कहा कि उसे जल्द ही कुछ कागजी कार्रवाई पर हस्ताक्षर करने होंगे और बैंक से कुछ अंतिम मंजूरी लेनी होगी। डैनियल की आंखें चमक उठी, लेकिन एम्मा उनके पीछे की घबराहट को देख सकती थी। उसने तुरंत चारा नहीं खाया, लेकिन बीज बोया जा चुका था। एम्मा जानती थी कि वो अंततः काटेगा। उसका लालच उसे मजबूर कर देगा। दिन बीतते गए और एम्मा ऐसे पेश आती रही जैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन डैनियल के चेहरे पर दरारें दिखने लगी थीं। वो धीरे धीरे दूर होता जा रहा था और एम्मा द्वारा डिनर पर बताए गए सौदे को पक्का करने के लिए अधीर और उत्सुक था। जिस दिन जाल बिछाया गया था उस दिन बारिश की दोपहर थी। एम्मा ने निवेश विवरण को अंतिम रूप देने की आड़ में डैनियल को हवेली में आमंत्रित किया। उसने नकली अनुबंध से लेकर झूठे कागजात तक सब कुछ व्यवस्थित किया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ वैध लगे। हमेशा चौकस रहने वाला बडी एम्मा के करीब रहा। उसकी मुद्रा शांत तत्परता वाली थी, जैसे कि उसे पता हो कि क्या होने वाला है। जब डैनियल आया तो वह उत्सुक और जल्दी में था, जैसे कि उसे पता हो कि एम्मा के साथ अपने भविष्य को सुरक्षित करने का यही उसका क्षण है। वो दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्सुकता से उसके सामने बैठा था और बारीक अक्षरों पर नजर नहीं डाल रहा था, लेकिन एम्मा तैयार थी। उसने कागजात को मेज पर सरका दिया और उसकी उंगलियां किनारे से टकराने लगीं। अनुबंध में फर्जी विवरण भरे हुए थे जो बैंक के शामिल होने के समय ही उसे बेनकाब कर देंगे। जैसे ही डैनियल ने अपना नाम साइन किया, बडी खड़ा हुआ और एम्मा की तरफ चला गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और एक पल के लिए एम्मा ने उसकी निगाह में पहचान की झलक देखी। जाल बिछाया जा चुका था और अब डैनियल के पास कोई रास्ता नहीं था। जिस क्षण डैनियल की कलम ने पेज छोड़ा, कुछ बदल गया। उनके बीच एक गहरी खामोशी छा गई, जो केवल दीवार पर लगी घड़ी की हल्की टिक टिक से टूटती थी। एम्मा ने देखा कि डैनियल अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया था। उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। उसे यकीन था कि वो जीत गया है। उसने सफलतापूर्वक उसे धोखा दिया है। लेकिन एम्मा मूर्ख नहीं बनी। उसने एक गहरी सांस ली। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं जब उसने कागजात को लिफाफे में डाला। वो उसे जीत की संतुष्टि नहीं दे रही थी। उसके बगल में खड़े बडी ने महसूस किया कि वो क्षण आ गया था। उसका शरीर तनावग्रस्त था और काम करने के लिए तैयार था। हस्ताक्षर करने के बाद से वो हिला नहीं था, लेकिन उसकी उपस्थिति एक तूफान की तरह थी जो टूटने के लिए तैयार थी। मुझे स्वीकार करना होगा कि डैनियल ने कहा कि उसकी आवाज मधुर थी। मैं प्रभावित हूँ। तुमने अच्छा खेला। एम्मा का दिल धड़क उठा, लेकिन उसने अपना धैर्य बनाए रखा। तुमने भी अच्छा खेला, उसने स्थिर स्वर में उत्तर दिया।
लेकिन तुमने एक गलती की है। डैनियल का माथा थोड़ा सिकुड़ा, उसका अहंकार क्षण भर के लिए टिमटिमा उठा। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने पूछा, मानो बातचीत पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश कर रहा हो। एम्मा ने एक और शब्द नहीं कहा। इसके बजाय उसने उसके सामने रखे कागजों की ओर इशारा किया। तुमने कुछ पर हस्ताक्षर किए हैं और मुझे बस इतना ही चाहिए। बडी की धीमी गड़गड़ाहट ने कमरे को एक चेतावनी से भर दिया जिसे डैनियल भी अनदेखा नहीं कर सकता था। डैनियल के जवाब का इंतजार किए बिना एम्मा ने अपना फोन उठाया। उसने विटमोर का नंबर डायल किया और बोलते समय उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। विटमोर, ये एम्मा है। मुझे चाहिए कि तुम तुरंत बैंक को फोन करो। निवेश में बदलाव हुआ। उसका भविष्य, जिसकी उसने एम्मा के पैसे और ताकत से कल्पना की थी, उसके सामने ढहता हुआ जा रहा था। बडी एम्मा के पैरों के पास खड़ा था। उसकी दहाड़ अब और भी स्पष्ट थी, एक मौन घोषणा कि उसे कोई नुकसान नहीं होगा। तुम नहीं जानते कि तुम किसके साथ काम कर रहे हो, डैनियल ने अपनी आवाज में गुस्से को बढ़ाते हुए कहा। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ इस तरह से खेल सकते हो? तुम्हें लगता है कि तुम मेरी मेहनत को बर्बाद कर सकते हो? एम्मा की आंखें स्थिर थीं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम कौन हो। मैं हमेशा से जानती थी। तुम एक ठग हो डैनियल, एक धोखेबाज जो कमजोर और भरोसेमंद लोगों को अपना शिकार बनाता है। लेकिन अब नहीं। डैनियल का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, लेकिन वो फंस गया था। भागने के लिए कोई जगह नहीं थी, कोई मदद नहीं मिल रही थी। एम्मा ने उसे मात दे दी थी और अब बडी के साथ वह झूठ के अपने जाल में फंसा हुआ एक आदमी से ज्यादा कुछ नहीं था। तुम ऐसा नहीं कर सकते, डैनियल ने फुसफुसाया। तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से मेरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हो? मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हें इसका पछतावा हो। एम्मा धीरे से खड़ी हुई। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आवाज दृढ़ थी। तुम ही हो जो इसका पछतावा करने जा रहे हो। तुमने लोगों से बहुत कुछ सह लिया है। अब समय आ गया है कि तुम इसके परिणामों का सामना करो। कुछ ही क्षणों बाद विटमोर द्वारा बुलाई गई पुलिस आई, जिसे स्थिति के बारे में सचेत किया गया था। डैनियल दंग रह गया। उसके पैर उसके नीचे अस्थिर थे। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द बहरे कानों पर पड़े। तुम धोखाधड़ी, पहचान की चोरी और वित्तीय हेरफेर के कई मामलों में गिरफ्तार हो, अधिकारियों में से एक ने कहा कि उसकी आवाज ठंडी और पेशेवर थी। डैनियल ने भागने का एक आखिरी प्रयास किया, लेकिन बडी हमेशा की तरह एक रक्षक के रूप में तुरंत उसके पास आ गया। कुत्ता एम्मा और घुसपैठिए के बीच में खुद को खड़ा करके तेजी से भौंकने लगा, एक गुर्राहट के साथ जो भव्य दालान में गूंजती रही। बडी ने ये स्पष्ट कर दिया कि कोई बच नहीं सकता। डैनियल की अवज्ञा टूट गई, क्योंकि अधिकारी उसे हथकड़ी में ले गए। उसने आखिरी बार एम्मा की ओर देखा। उसकी आंखें क्रोध और अविश्वास से भरी थीं। तुम इससे बच नहीं पाओगे, उसने थूका। लेकिन एम्मा सुन नहीं रही थी। वो उससे तंग आ चुकी थी। जैसे ही उसके पीछे दरवाजा बंद हुआ, हवेली फिर से शांत और मुक्त हो गई। एम्मा भव्य लिविंग रूम के बीच में खड़ी थी। पिछले कुछ दिनों का बोझ आखिरकार उस पर पड़ रहा था। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे, लेकिन वो जो भारी एहसास था, वो डर नहीं था। ये राहत थी। वो आदमी जिस पर उसने कभी भरोसा किया था, वो आदमी जिसने उससे लगभग सब कुछ छीन लिया था, चला गया था। उसके झूठ, उसकी चालाकी, सब उजागर हो चुके थे। बडी उसके पास गया और अपना सिर उसकी गोद में रख दिया। एम्मा का दिल कृतज्ञता से भर गया जब उसने उसके सुनहरे फर को सहलाया। वो हमेशा चुपचाप वहां खड़ा था और उस पल का इंतजार कर रहा था जब वो आखिरकार सच्चाई को देखेगी। शुक्रिया, उसने अपनी भावना से भरी आवाज में फुसफुसाया। तुमने मुझे बचा लिया। बडी की दुम जमीन पर धंस गई। उसकी आंखें कोमल और प्यार भरी थीं। उसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। उसकी वफादारी बहुत कुछ बयां कर रही थी। जैसे ही सायरन की आवाज दूर चली गई, एम्मा को आखिरकार लगा कि वो फिर से सांस ले सकती है। हालांकि धोखे से उसका जीवन दागदार था, लेकिन अब वो उन परछाइयों से मुक्त होकर जी सकती थी। और बडी, उसका वफादार साथी, हर समय उसके साथ रहेगा। पुलिस द्वारा डैनियल को ले जाने के बाद एम्मा ने अगले कुछ दिन धुंध में बिताए। उसके आसपास की दुनिया उसे एक सपने की तरह दूर लग रही थी, जिससे वो पूरी तरह से जाग नहीं पा रही थी। विश्वासघात के बाद की परिस्थितियों से निपटने के लिए उसे छोड़ दिया गया था। उसकी भावनाएं क्रोध, उदासी और राहत की आश्चर्यजनक भावना के जाल में उलझी हुई थीं। वो हवेली में घूमी और ताले की जांच की, ये सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ये सब यांत्रिक था। उसका मन डैनियल की गिरफ्तारी से पहले के क्षणों को दोहराता रहा। वो संकेतों को कैसे अनदेखा कर गई थी? उसने खुद को उसके द्वारा कैसे बहकाया?
लेकिन बड़ी बड़ी ने उसे कभी सच्चाई नहीं भूलने दी। वो हमेशा वहां था, हमेशा अपनी स्थिर शांत उपस्थिति के साथ प्रतीक्षा करता रहा। वो उसका सहारा था। एम्मा सोफे पर बैठ गई, उसकी आंखें थक गई थी, उसका दिल भारी था। बडी उसके बगल में कूद गया और अपने गर्म शरीर को उसके शरीर से सटा दिया। उसके कोमल धक्का ने उसके होठों पर मुस्कान ला दी, उसकी छाती में गर्मी की एक छोटी सी झिलमिलाहट। तुम सही थे, उसने उसके फर को सहलाते हुए फुसफुसाया। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। बडी की पूंछ ने जवाब में धीरे से थपथपाया, जैसे कि वो सब कुछ समझ रहा हो। उसने कभी भी उस आदमी पर संदेह नहीं किया जिसने एम्मा को उस पर विश्वास करने के लिए आकर्षित किया था। वो हमेशा उसका रक्षक रहा था, तब भी जब वो उसे देख नहीं सकती थी। दिन धुंधले से गुजर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे एम्मा ने अपनी जिंदगी को फिर से पाना शुरू कर दिया। उसने अपनी व्यावसायिक मीटिंग फिर से शुरू की, जो प्रोजेक्ट रुके हुए थे उन्हें संभाला और उन दोस्तों के साथ समय बिताया जिन्होंने संकट के समय उसकी मदद की थी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी सामान्य होने लगी, लेकिन उसके दिल को जो चोट लगी थी उसे ठीक करना इतना आसान नहीं था। एम्मा ने पाया कि वो हर चीज पर सवाल उठा रही थी, अपने फैसले पर भरोसा करने की अपनी क्षमता पर। विश्वासघात ने उसे जितना स्वीकार करना चाहा था उससे कहीं ज्यादा गहरा घाव दिया था। घाव सिर्फ डैनियल के बारे में नहीं था, यह उसकी अपनी कमजोरियों के बारे में था, खुद के उन हिस्सों के बारे में जिन्हें उसने साथी और प्यार की तलाश में अनदेखा कर दिया था। लेकिन इन सब के बावजूद बडी ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। वो हमेशा उसके करीब रहा, मानो उसे याद दिला रहा हो कि सारा भरोसा टूटा नहीं है। वो उसका निरंतर वफादार दोस्त था, जिस पर वो बिना किसी हिचकिचाहट के भरोसा कर सकती थी। समय लगा, लेकिन एम्मा ठीक होने लगी। उसने खुद को फिर से खुशी महसूस करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए। बडी की मौजूदगी ने उसे वो शांति दी जिसे वो बहुत पहले भूल चुकी थी, और उसे एहसास होने लगा कि असली प्यार सिर्फ दिखावटी इशारों या खोखले वादों के बारे में नहीं होता। यह वफादारी, भरोसे और सबसे ज्यादा जरूरी होने पर साथ देने के बारे में था। जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, एम्मा ने तय किया कि अब समय आ गया है कि वो अपनी हवेली की दीवारों के बाहर की दुनिया से फिर से जुड़ना शुरू करे। वो अपने पसंदीदा कैफे में जाती, बडी के साथ पार्क में लंबी सैर करती और फिर से सामाजिक कार्यक्रमों में भी शामिल होने लगी। वो सतर्क थी, लेकिन बडी के साथ होने पर उसे सुरक्षा का एहसास हुआ जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। एक दोपहर पार्क में बडी के साथ टहलते हुए एम्मा की मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई जिसे वो बचपन से जानती थी। उनकी बातचीत सहज थी और महीनों में पहली बार एम्मा ने खुद को सच में हंसते हुए पाया। ऐसा लगा जैसे डैनियल के विश्वासघात का बोझ एक पल के लिए ही सही हल्का हो गया हो। उस रात जब एम्मा चिमनी के पास बैठी थी और बडी उसके पैरों के पास बैठा था, तो उसने अपने सफर के बारे में सोचा। उसने कुछ महत्वपूर्ण खो दिया था, उसका भरोसा, लोगों पर उसका विश्वास, लेकिन बदले में उसे कुछ और भी कीमती मिला था, खुद। वो अब ज्यादा मजबूत थी, समझदार थी और इस बात को लेकर ज्यादा जागरूक थी कि क्या वाकई मायने रखता है। और बडी उसका गोल्डन रिट्रीवर ही था जिसने उसे ये समझने में मदद की थी। एम्मा ने एक ऐसा बदलाव करने का फैसला किया जो उसे ठीक होने और आगे बढ़ने में मदद करेगा। उसने अपने करियर पर केंद्रित नई परियोजनाओं को अपनाया और उन कारणों में निवेश करना शुरू किया जिन पर उसे विश्वास था। लेकिन इस बार यह अलग था। इस बार वो ये किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए कर रही थी। उसने बडी के साथ ज्यादा समय बिताया, उसे नई जगहों की खोज करने और जीवन के सरल सुखों का आनंद लेने के लिए रोमांच पर ले गई। उसका दिल अभी भी ठीक हो रहा था, लेकिन वो महसूस कर सकती थी कि अतीत का बोझ कम होने लगा है। ऐसा नहीं था कि वो डैनियल या उसके द्वारा उसे पहुंचाए गए दर्द को पूरी तरह से भूल गई थी, लेकिन वो इससे समझौता कर चुकी थी। उसने न केवल दूसरों पर बल्कि खुद पर फिर से भरोसा करना सीख लिया था। और यह सबसे महत्वपूर्ण सबक था। बडी के साथ एम्मा जानती थी कि वो आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। बेशक चुनौतियां होंगी, लेकिन जीवन कभी भी परिपूर्ण नहीं होता। लेकिन अब वो डरती नहीं थी। उसे जीने का एक नया उद्देश्य और नया तरीका मिल गया था। और बडी उसका हमेशा वफादार साथी था जो उसे याद दिलाता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो कभी भी अकेली नहीं है। एक शाम जब एम्मा बालकनी में शहर को देखती हुई बैठी थी, बडी उसके बगल में बैठा था, तो उसने सोचा कि वो कितनी दूर आ गई है। वो हवेली जो कभी उसकी दौलत और अकेलेपन का प्रतीक थी, अब उसे घर जैसा महसूस हो रहा था। एक ऐसी जगह जो यादों, प्यार और भविष्य के वादे से भरी हुई थी, जहां उसे अब भरोसा करने में डर नहीं लगेगा। उसका जीवन अभी भी गतिमान था, अभी भी खुल रहा था, लेकिन इस बार वो नियंत्रण में थी।
उसने अपने दिल की रक्षा करना सीख लिया था, लेकिन उसने अपने समय और अपनी शर्तों पर इसे फिर से खोलना भी सीख लिया था। जब बडी ने अपना सिर उसकी गोद में रखा तो उसकी गर्म उपस्थिति लगातार याद दिलाती रही कि वास्तव में क्या मायने रखता है। एम्मा को एहसास हुआ कि प्यार हमेशा एक व्यक्ति के रूप में नहीं आता है। कभी कभी यह एक गोल्डन रिट्रीवर के रूप में आता है जो हर कदम पर उसके साथ था। साथ में वे दुनिया का सामना करेंगे, साथ में वे विश्वास, निष्ठा और प्यार से भरा एक ऐसा भविष्य बनाएंगे जिसे कभी नहीं छीना जा सकता। और बडी के साथ एम्मा जानती थी कि वो किसी भी चीज का सामना कर सकती है और अतीत का दिल का दर्द अंततः फीका पड़ जाएगा, केवल एक बंधन की ताकत को पीछे छोड़ देगा जिसे कभी नहीं तोड़ा जा सकता। एम्मा की दुनिया पिछले कुछ महीनों से शांत थी, लेकिन वो जानती थी कि बहुत अधिक आराम करने से बेहतर है। उसने सीखा था कि जीवन में कम से कम उम्मीद होने पर भी कर्वबॉल फेंकने का तरीका होता है। इसकी शुरुआत एक फोन कॉल से हुई। एक दोपहर बाद एम्मा अपने स्टडी रूम में कुछ नए बिजनेस प्रस्तावों की समीक्षा कर रही थी, तभी उसका फोन बजा। वो नंबर नहीं पहचान पाई, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उसे फोन उठाने के लिए कह रहा था। हेलो, उसने अपनी आवाज स्थिर रखते हुए पूछा। सुश्री जॉनसन। दूसरी तरफ से आवाज बहुत मधुर थी। मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए। एम्मा का पेट कस गया। उसने पहले कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी थी, लेकिन उसमें कुछ परिचयात्मकता थी। वो उसके स्वर में खतरा महसूस कर सकती थी। ये कौन है? उसने पूछा। उसका हाथ सहज रूप से बडी की ओर बढ़ा, जो उसके पैरों पर लेटा हुआ था। गोल्डन रिट्रीवर ने उसकी बेचैनी को महसूस करते हुए अपना सिर उठाया। आवाज ने कहा, चलो बस इतना ही कहूं कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूं जो आपके छोटे से बिजनेस वेंचर के बारे में जितना जानता है उससे ज्यादा जानता हूं, और कोई ऐसा व्यक्ति जो इस बात से खुश नहीं है कि चीजें कैसे चल रही हैं। एम्मा का दिल धड़क उठा। उसने पहले भी बहुत से ठगों और अंडरहैंड डील का सामना किया था, इसलिए वो पहचान गई थी कि कब मुसीबत आने वाली है। तुम कौन हो? उसने फिर पूछा। इस बार उसकी आवाज ज्यादा तीखी थी। आवाज ने उत्तर दिया कि यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये जान लो कि अगर तुम नहीं मानोगे तो परिणाम गंभीर होंगे। इसके साथ ही लाइन कट गई। एम्मा अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गई और उसे बेचैनी का एहसास हुआ। उसकी नजर बडी पर गई जो अब उसके कानों के पास खड़ा था, और उसकी नजर दरवाजे पर टिकी थी। एम्मा जानती थी कि जो भी हो यह महज एक खोखली धमकी नहीं थी। फोन कॉल के बाद के दिन तनाव से भरे हुए थे। एम्मा इस भावना से मुक्त नहीं हो पा रही थी कि कोई उसे देख रहा है और खतरा हर तरफ से उसके करीब आ रहा है। उसने डैनियल जैसे लोगों से निपटा था, लेकिन यह अलग था। यह व्यक्तिगत लगा, जैसे किसी ने उसके खिलाफ कोई खास प्रतिशोध लिया हो। उसने अपने वकील विटमोर से संपर्क किया, जिसने तुरंत किसी भी खतरे या संभावित दुश्मन की तलाश शुरू कर दी जो उसे या उसके व्यवसाय को नुकसान पहुंचाना चाहता हो। इस बीच एम्मा ने फोन कॉल का पता लगाने और रहस्यमयी खतरे की गहराई से जांच करने के लिए एक निजी जांचकर्ता को नियुक्त किया। एम्मा विटमोर ने कहा कि उनके एक कॉल के दौरान हमें अभी तक कुछ भी ठोस नहीं मिला है, लेकिन हम किसी भी कनेक्शन की जांच कर रहे हैं। जो भी यह व्यक्ति है वो अपने ट्रैक छिपाने में माहिर है। एम्मा ने अपना जबड़ा भींच लिया और निराशा सतह पर आ गई। मैं जानना चाहती हूँ कि यह विटमोर कौन है। मुझे अभी पता लगाना है। चिंता मत करो, विटमोर ने उसे आश्वस्त किया। हम पता लगा लेंगे, और इस बीच सतर्क रहो। मैं अपनी टीम को तुम्हारे घर पर नजर रखने के लिए भेजूंगा। उसके शब्दों के बावजूद एम्मा पहले से कहीं ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रही थी। उसके घर की दीवारें, जो कभी एक शरणस्थली हुआ करती थी, अब पिंजरे जैसी लगने लगी थी। वो इस भावना से छुटकारा नहीं पा सकी कि कोई हमेशा बाहर ही सही समय पर हमला करने के लिए इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, एम्मा ने छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू किया जो मेल नहीं खाती थी। एक कार जो हर शाम हमेशा एक ही समय पर उसके घर के पास खड़ी रहती थी। एक अजीब आदमी जो हर बार जब वो बडी को सैर के लिए ले जाती थी तो उसका पीछा करता हुआ दिखता था। लगातार देखा जा रहा था। हमेशा सतर्क रहने वाले बडी ने भी बदलाव को महसूस किया। वो हमेशा की तरह ज्यादा चिंतित था, और जब भी वे बाहर जाते तो बिना किसी बात के गुर्राता था। एम्मा को अपने से ज्यादा बडी की प्रवृत्ति पर भरोसा था, और उसे इस बात की चिंता थी कि वो वैसे व्यवहार कर रहा था जैसे कोई खतरा आसपास छिपा हो। एक शाम जब एम्मा और बडी सैर से लौटे तो उसने दूर से एक छाया को हिलते हुए देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने सहज रूप से बडी को अपने पास खींच लिया। छाया एक पेड़ के पीछे गायब हो गई, लेकिन एम्मा को यकीन था कि उसने किसी को देखा है जो उसे देख रहा है। वहाँ कौन है? उसने अपनी आवाज को दृढ़ लेकिन डर से भरा हुआ पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर से ट्रैफिक की आवाज।
एम्मा शांत खड़ी रही, अपनी सांसों को कमजोर करते हुए खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। बडी की धीमी आवाज ही सन्नाटे को तोड़ रही थी। वो जल्दी से मुड़ी और अपने पीछे दरवाजा बंद करके अंदर चली गई। वो कुछ पल के लिए वहां खड़ी रही और अपने विचारों को समेटने की कोशिश कर रही थी। वो निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहती थी, लेकिन ये भावना कि कुछ गड़बड़ है उसे भारी पड़ रही थी। कॉल, धमकियां, छाया, ये सब मिलकर कुछ खतरनाक हो रहा था। एम्मा जानती थी कि वो पीछे बैठकर इंतजार नहीं कर सकती थी कि यह सब क्या होने वाला है। वो पहले ही एक विश्वासघात से गुजर चुकी थी और वो किसी दूसरे व्यक्ति को अपने मन की शांति को नष्ट नहीं करने देना चाहती थी। उसने विटमोर को फोन किया और अपने विकल्पों पर चर्चा करने के लिए अगले दिन उससे मिलने का इंतजाम किया। वो कार्रवाई करने के लिए तैयार थी। यह व्यक्ति जो भी चाहता था, एम्मा उसके आगे झुकने वाली नहीं थी। अगले दिन विटमोर एक नई कार्य योजना के साथ उसके घर पहुंची। उसने अपने नोट्स को देखते हुए कहा कि हमने कुछ लोगों की पहचान की है जिनके पीछे कोई मकसद हो सकता है। मैंने अधिकारियों को कुछ पूछताछ भेजी है और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ तार खींच रहा हूँ। एम्मा ने सिर हिलाया। मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ विटमोर। मैं फिर से शिकार नहीं बनने जा रही हूँ। चिंता मत करो, उसने उसे आश्वस्त किया। हमने इसे कवर कर लिया है। तुम इसमें अकेली नहीं हो। लेकिन विटमोर के बोलने के बावजूद एम्मा इस भावना से मुक्त नहीं हो सकी कि कोई उसके करीब आ रहा है। टुकड़े अपनी जगह पर आने लगे थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि खतरे के उस तक पहुंचने से पहले उसे उन सभी को जोड़ने का समय मिला है या नहीं। इस सब के दौरान बडी एम्मा के साथ रहा और उसे कभी नहीं छोड़ा। उसकी उपस्थिति एक सुकून देने वाली थी, लेकिन यह एक चेतावनी भी थी। गोल्डन रिट्रीवर सिर्फ एक साथी से बढ़कर था। वो उसका रक्षक था जो उसे याद दिलाता था कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, वो अकेली नहीं है। एक रात जब एम्मा बिस्तर पर लेटी थी तो उसने खिड़की पर हल्की खरोंच जैसी आवाज सुनी। ये सूक्ष्म था, लेकिन उसे सीधा बैठने के लिए पर्याप्त था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। बडी तुरंत बिस्तर से कूद गया और खिड़की के सामने खड़ा हो गया। उसका शरीर तनाव में था और वो धीमी और गहरी गड़गड़ाहट कर रहा था। बडी एम्मा ने अपने बिस्तर के पास फोन को हाथ बढ़ाते हुए फुसफुसाया। रुको। बडी ने अपनी आंखें खिड़की पर टिकाए रखी। खरोंचने की आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी और फिर एक आवाज आई, फोन कॉल से वही आवाज। एम्मा, हमें बात करनी है। खिड़की पर खरोंचने की आवाज लगातार तेज होती जा रही थी, अब ज्यादा जरूरी। बडी की गुर्राहट एक कम खतरनाक गुर्राहट में बदल गई थी। एम्मा और बाहर के खतरे के बीच खड़े होने पर उसकी मांसपेशियां सख्त हो गई थीं। एम्मा का दिल तेजी से धड़क रहा था। जो डर धीरे धीरे उसके अंदर बढ़ रहा था, अब पूरी तरह से दहशत में बदल गया था। शांत रहो बडी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। बाहर से आवाज फिर से आई, इस बार ज्यादा स्पष्ट। एम्मा, हमें बात करनी है। वो उस आवाज को पहचानती थी। ये फोन कॉल से आए वही आवाज थी जो धमकियों के शुरू होने के बाद से हर पल उसका पीछा करती रही थी। वो आवाज जिसने उसकी त्वचा को सिहरन पैदा कर दी थी, जिसने उसे उस कमजोरी की याद दिला दी थी जिसे उसने अनदेखा करने की बहुत कोशिश की थी। खिड़की की आवाज रात के भयानक सन्नाटे के खिलाफ तीखी थी। एम्मा की नब्ज तेज हो गई। वो धीरे धीरे हिली, कोशिश कर रही थी कि कोई आवाज न हो। उसकी आंखें उसके बिस्तर के पास रखे फोन पर जा टिकी। वो कांपती उंगलियों से विटमोर का नंबर डायल करते हुए उसके पास पहुंची। विटमोर, मुझे मदद चाहिए, अब उसने फोन में फुसफुसाकर कहा। एम्मा, विटमोर की आवाज चिंता से भरी थी। क्या हो रहा है? कोई यहाँ है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं अकेली नहीं हूँ, मुझे लगता है वे मेरे लिए यहाँ हैं। विटमोर की आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। उनका सामना मत करो, शांत रहो, हम जा रहे हैं। लेकिन जब एम्मा ने बडी को देखा तो उसे एहसास हुआ कि गोल्डन रिट्रीवर ने पहले ही अपना फैसला कर लिया है। वो मदद के लिए इंतजार नहीं करने वाला था। वो उसकी रक्षा करने के लिए तैयार था, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। खिड़की पर खरोंच अचानक बंद हो गई। एक पल के लिए दुनिया पूरी तरह से शांत हो गई। एम्मा की सांस उसके गले में फंस गई। उसने अपने कानों को किसी भी आवाज या हलचल के लिए तान दिया, लेकिन केवल सन्नाटा था। बडी की गुर्राहट नर्म, वो अब अंधेरे में छिपी हुई छाया नहीं रह गया था। वो यहाँ उसकी खिड़की पर खड़ा था। एम्मा की सांस उसके गले में अटक गई क्योंकि उसने उसे पहचान लिया। डैनियल, उसने अपनी आवाज को मुश्किल से फुसफुसाते हुए कहा। उसकी खिड़की के बाहर खड़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि डैनियल था। वही आदमी जिस पर उसने कभी भरोसा किया था, वही आदमी जिसने उसे सबसे बुरे तरीके से धोखा दिया था। वो मुस्कुराया, लेकिन उसमें कोई गर्मजोशी नहीं थी।
केवल ठंडा गणनात्मक द्वेष। मुझे देखकर हैरान हो गई एम्मा। उसने अपनी आवाज धीमी और ताना मारते हुए कहा, तुमने नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा, है ना? उसका पेट मरोड़ उठा। उसे इतना यकीन था कि डैनियल हमेशा के लिए उसके जीवन से बाहर हो गया है कि उसकी धमकियां दूर की यादों से ज्यादा कुछ नहीं थी। लेकिन यहाँ वो उसकी खिड़की पर खड़ा था जैसे कि वो कभी गया ही नहीं था। मैंने तुमसे कहा था कि मैं जो मेरा है उसके लिए वापस आऊंगा, उसने जारी रखा। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। तुम्हें सच में लगता था कि तुम मुझसे जो कुछ भी छीना उससे बच सकती हो? एम्मा ने महसूस किया कि उसके अंदर क्रोध की लहर दौड़ गई। वो अपने जीवन में कभी इतनी घृणा से भरी नहीं थी। वो मूर्ख और भोली थी और अब वो इसकी कीमत चुका रही थी। लेकिन वो उसे फिर से अपने ऊपर नियंत्रण नहीं करने देगी। अभी नहीं, कभी नहीं। बिना सोचे समझे एम्मा सीधी खड़ी हो गई और उसकी आंखें विरोध में सिकुड़ गईं। तुम मेरे मालिक नहीं हो डैनियल, उसने अपनी आवाज में मजबूती और दृढ़ता के साथ कहा। मैं आगे बढ़ चुका हूँ। मैंने अपनी गलतियों से सीखा है और मैं तुम्हें फिर से मुझे नष्ट नहीं करने दूंगा। डैनियल की मुस्कान एक पल के लिए लड़खड़ा गई, लेकिन फिर वो खिड़की के करीब आ गया। तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो? तुम्हें लगता है कि तुम सुरक्षित हो? तुम ये भी नहीं जानते कि मैं क्या करने में सक्षम हूँ। एम्मा का दिल उसकी छाती में धड़क रहा था, लेकिन उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। वो उसे फिर से सब कुछ तोड़ने देने के लिए बहुत दूर आ गई थी। तुम खत्म हो चुके हो, उसने अपनी आवाज में दृढ़ता से कहा। तुम जो करोगे उसके लिए तुम्हें भुगतान करना होगा और मैं तुम्हें फिर कभी मुझे या किसी और को चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। बडी ने उसके दृढ़ संकल्प को महसूस किया और उसके बगल में खड़ा हो गया। उसकी दहाड़ अब एक स्थिर खतरनाक गड़गड़ाहट बन गई। वो हमेशा की तरह उसकी रक्षा करने के लिए तैयार था। डैनियल ने गोल्डन रिट्रीवर्स की अटूट वफादारी को देखकर एक कदम पीछे हट गया। एक पल के लिए वो झिझका, लेकिन उसकी आंखों में अंधेरा बना रहा। यह अभी खत्म नहीं हुआ है एम्मा, उसने अपनी जहर भरी आवाज में कहा। मैं वापस आऊंगा। और ऐसा करके वो मुड़ा और रात में गायब हो गया। एम्मा को सन्नाटे में खड़ा छोड़ दिया। उसका शरीर भय, क्रोध और राहत के मिश्रण से कांप रहा था। एम्मा सोफे पर गिर पड़ी। उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि एड्रेनालाइन कम होने लगा था। बडी उसके बगल में कूद गया और अपना सिर उसकी गोद में रख दिया। उसकी गर्म उपस्थिति ने उसे स्थिर कर दिया। उसने अपनी उंगलियां उसके फर में घुमाई और उसकी अटूट वफादारी के लिए आभारी थी। कुछ ही पल बाद दरवाजे की घंटी बजी और एम्मा का दिल धड़क उठा। यह विटमोर और उसकी टीम थी। वे जल्दी से अंदर आए। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। क्या तुम ठीक हो? विटमोर ने कमरे में इधर उधर देखते हुए पूछा, जैसे कि खतरे के संकेतों की तलाश कर रहे हों। मैं ठीक हूँ, एम्मा ने कहा। उसकी आवाज स्थिर थी, हालांकि उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। लेकिन डैनियल वापस आ गया है। उसने मुझे फिर से धमकाया। विटमोर के चेहरे पर कठोरता आ गई। अच्छा, सुनिश्चित करें कि वो अब तुम्हें चोट न पहुंचा सके। हमने पहले ही अधिकारियों से संपर्क कर लिया है और तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। एम्मा ने सिर हिलाया और अपना संकल्प मजबूत किया। जो भी करना पड़े करो, मैं उसे जीतने नहीं दूंगी। जैसे ही टीम ने उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम करना शुरू किया, एम्मा चुपचाप बैठी रही। उसके विचार घूम रहे थे। डैनियल की वापसी ने उसे अंदर तक हिला दिया था, लेकिन इसने कुछ महत्वपूर्ण बात को भी पुख्ता किया। उसने एक बार वापस लड़ाई लड़ी थी और वो फिर से ऐसा करेगी। वो वही महिला नहीं थी जो उसके झूठ में फंस गई थी। उसके पास बडी था और उसके साथ उसे आगे आने वाली हर चीज का सामना करने की ताकत थी। जैसे जैसे रात ढलती गई और डैनियल का खतरा धीरे धीरे कम होने लगा, एम्मा ने खुद को कुछ ऐसा महसूस करते हुए पाया जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं किया था, उम्मीद। उसने अपने अतीत का सामना किया, अपने डर का सामना किया और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उभरी। उसके अतीत की परछाइयां धीरे धीरे फीकी पड़ रही थीं और भविष्य हालांकि अनिश्चित था, अब ऐसा लग रहा था कि वो अपनी शर्तों पर आगे बढ़ सकती है। बडी उसका निरंतर साथी उसके पैरों के पास संतुष्ट और शांत लेटा था, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। वो हर समय उसके साथ रहा था और अपनी वफादारी में कभी नहीं डगमगाया और अपनी सुरक्षा में कभी नहीं डगमगाया। एम्मा जानती थी कि वो उसके पास भाग्यशाली है और चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे कभी हल्के में नहीं लेगी। अंत में ये सिर्फ उन खतरों से बचने के बारे में नहीं था जो उसके रास्ते में आए। ये फिर से खुद पर भरोसा करना, अपनी ताकत पर भरोसा करना और किसी को भी अपनी शांति को छीनने न देना सीखने के बारे में था। जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा, अंधेरे को चीरती हुई भोर की पहली किरण, एम्मा को पता चल गई कि सबसे बुरा समय उसके पीछे था।
आगे जो भी आएगा वो बडी के साथ उसका सामना करेगी और हर चीज के लिए तैयार रहेगी। एम्मा की हवेली के ऊपर सूरज उग आया और मैनिक्योर किए गए लॉन और ऊंची खिड़कियों पर एक नर्म सुनहरी रोशनी फैल गई। तूफान बीत चुका था और बाहर की दुनिया एक बार फिर शांत हो गई थी। फिर भी एम्मा जानती थी कि उसे जो शांति महसूस हुई वो सिर्फ गुजरे हुए तूफान का नतीजा नहीं थी। ये कुछ ऐसा था जो उसने अपनी ताकत, लचीलेपन और अपने गोल्डन रिट्रीवर बडी की अटूट वफादारी के जरिए अर्जित किया था। उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को डैनियल के चले जाने के बाद एम्मा ने पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया था। वो अब वही कमजोर महिला नहीं थी जिसके साथ छेड़छाड़ की गई थी और जिसे धोखा दिया गया था। उसने अपना जीवन, अपनी सुरक्षा और अपने मन की शांति वापस पा ली थी। अधिकारी डैनियल की धमकियों की जांच कर रहे थे और विटमोर ने ये सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कानूनी कार्रवाई की थी कि वो उसे फिर कभी नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन जब वो शांति में थी तब भी एम्मा जानती थी कि पहेली के अधूरे काम के कुछ टुकड़े अभी भी बचे हुए हैं जिन्हें सुलझाना होगा, तभी वो सही मायने में आगे बढ़ पाएगी। कुछ दिनों बाद एम्मा अपने अध्ययन कक्ष में बैठी, एक ऐसी जगह जो कभी शरणस्थली थी लेकिन तनाव का भी सामना कर चुकी थी। लेकिन आज वो एक अलग ऊर्जा से भरी हुई थी, आशा और प्रत्याशा की। विटमोर के साथ उसकी एक मीटिंग तय थी जहां वो डैनियल की पकड़ से उसकी जिंदगी को सुरक्षित करने के अंतिम कदम पेश करेगा। विटमोर तुरंत एक फोल्डर लेकर आया जिसमें नवीनतम घटनाक्रम थे। वो एम्मा के सामने बैठ गया और फोल्डर उसकी ओर बढ़ा दिया। एम्मा ने कहा कि अधिकारियों ने डैनियल के खिलाफ आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत जुटा लिए हैं। वो अब तुम्हें कानूनी या किसी और तरह से धमका नहीं पाएगा। एम्मा ने एक सांस छोड़ी जिसका उसे एहसास नहीं था कि वो उसे रोके हुए थी। इतने लंबे समय से उसके सीने पर जो भार था वो धीरे धीरे कम होने लगा। डैनियल की पकड़ आखिरकार टूट गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इस हद तक पहुंच जाएगा, उसने अपनी धीमी आवाज में कहा। मुझे लगा कि मैंने उसे हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया है। तुमने किया, विटमोर ने उसे आश्वस्त किया। लेकिन कुछ लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानते। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने उसे जीतने नहीं दिया, आपने अपने जीवन पर नियंत्रण कर लिया। एम्मा ने सिर हिलाया और महसूस किया कि उसके शब्दों की सच्चाई उसके भीतर गहराई से बैठ गई है। उसने न केवल अपने जीवन पर बल्कि अपने भाग्य पर भी नियंत्रण कर लिया था। और उस नियंत्रण के साथ उसने कुछ अमूल्य सीखा था। उसकी ताकत उसके अतीत से परिभाषित नहीं थी बल्कि उसने भविष्य का सामना कैसे करना चुना था। उस शाम को जब सूरज क्षितिज से नीचे डूब गया, एम्मा बडी के साथ बगीचे में टहलने गई। हवा ठंडी थी, आसमान नारंगी और बैंगनी रंग का कैनवास था और दिन धीरे धीरे रात में बदल रहा था। उसे शांति का एहसास हुआ जो उसने वर्षों से महसूस नहीं किया था। बडी हमेशा उसका वफादार रक्षक था जो कभी कभी उसकी तरफ देखता था और उन गर्म भरोसेमंद आंखों से देखता था। उसकी उपस्थिति एक अनुस्मारक थी कि वो कभी भी वास्तव में अकेली नहीं थी, भले ही दुनिया भारी लग रही हो। बडी में उसे न केवल एक साथी बल्कि एक संरक्षक, एक दोस्त और ताकत का एक निरंतर स्रोत मिला था। जब वे चल रहे थे, एम्मा एक फव्वारे के पास रुक गई और पत्थर के किनारे पर बैठ गई और उसकी उंगलियां सतह पर जटिल डिजाइनों को ध्यान से खींच रही थीं। उसने बडी की तरफ देखा जो उसके बगल में लेटा हुआ था और अपना सिर उसकी गोद में टिकाए हुए था। तुम्हें पता है, एम्मा ने धीरे से कहा, मैं सोचती थी कि मुझे किसी की जरूरत है जो मेरी रक्षा करे, कोई मुझे बचाए। मुझे लगता था कि मैं यह अपने आप नहीं कर सकती, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे अंदर हमेशा ताकत रही है। मुझे बस इस पर भरोसा करने की जरूरत थी। बडी ने अपनी पूंछ हिलाई जैसे कि वो समझ गया हो कि उसकी सुनहरी आंखें उसकी आंखों से मिल रही हैं। मैं तुम्हारे बिना यह नहीं कर सकती थी, एम्मा ने कृतज्ञता से भरी अपनी आवाज जारी रखी। तुम हमेशा मेरी रक्षा करते रहे, तब भी जब मुझे इसका पता नहीं था। बडी की पूंछ जमीन पर थपथपाई, एक साधारण इशारा जिसने बहुत कुछ कह दिया। एम्मा हंस पड़ी, उसका दिल स्नेह से भर गया। तुम मेरे हीरो हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। अगले सप्ताह एम्मा के लिए अधिक स्पष्टता और दिशा लेकर आए। डैनियल की छाया के चले जाने के बाद वो भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम थी। वो व्यावसायिक उद्यम जो निरंतर भय से रुके हुए थे, वो रिश्ते जो उसके अकेलेपन के कारण प्रभावित हुए थे। एक बार फिर से पनपने के लिए पुनर्निर्माण का समय आ गया था। एम्मा ने अपने प्रभावशाली संपर्कों के नेटवर्क से फिर से संपर्क किया और खुद को उन परियोजनाओं में फिर से डुबो दिया जिनके बारे में वो कभी भावुक थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। एम्मा अब अपने हालातों की शिकार नहीं महसूस करती थी। वो अपने आप में एक ताकत थी, अडिग और सक्षम। एक शाम वो एक व्यवसाय प्रस्ताव लेकर बैठी।
यह एक ऐसा अवसर था जो उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, लेकिन ये भी याद दिलाता है कि वो कितनी दूर आ गई है। वो ये जानकर मुस्कुराई कि उसका भविष्य संभावनाओं से भरा है, और इस सब के दौरान बडी उसके साथ एक दृढ़ साथी, वफादारी और प्यार का प्रतीक और इस बात का जीता जागता सबूत रहा कि जीवन में सबसे अच्छी चीजें अक्सर सबसे सरल होती हैं। जब एम्मा अपने घर की बालकनी पर खड़ी होकर दूर दूर तक फैले परिदृश्य को देख रही थी तो उसे शांति का गहरा एहसास हुआ। उसके सामने दुनिया चुनौतियों से भरी थी, लेकिन अब वो डरी नहीं थी। उसने अपने डर का सामना किया था, अपने डर पर विजय पाई थी और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनकर उभरी थी। बडी उसके बगल में खड़ा था और अपना सिर उसके पैर पर टिकाए हुए था। उनके बीच का बंधन विपत्ति की आग में बना अटूट बंधन था और वर्षों से उनके बीच बने प्यार और विश्वास से और भी मजबूत हुआ। एम्मा जानती थी कि भविष्य में चाहे जो भी हो, उसके पास हमेशा बडी उसका रक्षक, उसका दोस्त और उसके जीवन में एक स्थायी साथी रहेगा। उसने कृतज्ञता से भरी आवाज में कहा, और कोट धन्यवाद, और कोट। बडी ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें समझ से भरी थीं और उसने एक हल्की सी आवाज निकाली, मानो कह रहा हो कि तुम्हारा स्वागत है। सूरज पूरी तरह से डूब चुका था और रात अब गहरी और शांत थी। एम्मा अंदर जाने से पहले बडी को आखिरी बार देखने के लिए मुड़ी। ऐसा करते ही उसे गहरी शांति का एहसास हुआ, ये जानते हुए कि उसे आखिरकार घर का रास्ता मिल गया है। अगर वफादारी, साहस और एक महिला और उसके कुत्ते के बीच के अटूट बंधन की यह दिल को छू लेने वाली कहानी ने आपके दिल को छू लिया है, तो लाइक बटन दबाना न भूलें। कुत्तों की दोस्ती और वास्तविक जीवन के नायकों के बारे में और अधिक प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल चालू करें ताकि आप कभी भी कोई नई कहानी न चूकें। हमारी कहानी सुनाने वाले परिवार का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद, जहां हर कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार और वफादारी वास्तव में जीवन बचा सकती है।